जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पर। तो दोस्तों, ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी का जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं डेली आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट 17 अगस्त में जो पूछे गए थे इसका तो क्लियर कर दिए गए हैं। आज जो चलेगा थर्ड शिफ्ट में ऑल मैथ पीवाईक्यू, जितने भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आए हैं। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए और बहुत इजी तरीके से आपको हल कराया जाता है। आप लोग तो प्रीवियस वीडियो में देख लिए होंगे, तो आप लोग बने रहिए। यहाँ तक कि मैथ में यदि हम 25 लाए हैं तो दोस्त आपको भी 25 कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग सेशन से जुड़ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नई न्यू बच्चे के पास जिसने आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भी फिलअप कर दिया है उस पर आप शेयर कर दीजिएगा, हो सके उसका तैयारी थोड़ा बूस्ट पे चले जाए। जो कि मैथ मतलब कि देखिए दोस्त, मैथ ग्रुप डी और 25 मैथ इसमें पूछे जाएंगे ग्रुप डी में। इसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे मैथ होंगे जो थोड़ा मोड़ा तेज दरार होंगे, स्टूडेंट वो बना देंगे। 5 मैथ ऐसे होंगे जिसके लिए थोड़ा सा आईक्यू की लेवल चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप पेन उठा के नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक करना होगा। तो आइए जुड़ जाइए, जानते हैं कैसे बेसिक करना होता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल से सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे बटन पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। इससे होगा कि जो भी हम वीडियो पीवाईक्यू के रूप में डालें या नोटिफिकेशन के रूप में डालें या कोई भी जॉब के रिलेटेड कुछ भी डाले तो आप पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन चले जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप पे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और जो जो कैंडिडेट के उस पर चले जाएगा वो आपसे हो सकता है आगे निकल जाए। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन से डेली देखिए। आप लोग ए टू जेड, आपको मैथ में कोई परेशानी नहीं रहेगा। चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। 17 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट का है। आप लोग इसको चेक करने के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन जो भी होता है प्रीवियस, वो आप चेक कर सकते हैं क्या ये क्वेश्चन है कि नहीं। दोस्तों वही क्वेश्चन हूँ बहू, वही क्वेश्चन ही है, हूँ बहू नहीं, वही क्वेश्चन उठा के मैंने डाला। क्योंकि जानते हैं आरआरसी ग्रुप डी में जो मैथ सॉल्व कर लिए ना, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा कोई भी मैथ्स में। समझ गए? तो चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु क्या है? अरुणा नाम करके एक लड़की थी, इसकी एक छोटी बहन थी। बोला जा रहा है इसकी बहन की उम्र जो है ना मेरे भाई, इसकी बहन की उम्र इससे 8 वर्ष कम है। इसका बहन का उम्र दिया गया है 18 साल। यदि इससे 8 वर्ष कम बहन का उम्र है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अरुणा की उम्र बहन से 8 साल ज्यादा होगा, यानी 26 साल होगा। इससे 8 सब कम 18 होगा, तो यानी 26 आपका करेक्ट आंसर। ये मुंह से आपको करना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्विघात समीकरण मूलों का योग क्या होता है? तो पहले द्विघात समीकरण क्या होता है मेरे दोस्त, ये द्विघात समीकरण पहले आपको जानना होगा। द्विघात समीकरण होता है इस रूप में होता है द्विघात समीकरण, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण में मूलों का योग जो हो जाता है, ये मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का गुणनफल सी बाई ए हो जाएगा। और मूलों का योग जो हो जाएगा मेरे भाई माइनस बी बाई ए हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न आप छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो 4x का क्या, इसको ए मान लेते हैं 4b7c माइनस 21। मूलों का योग पूछा जा रहा है माइनस बी बाई ए, तो -7 ए कितना है 4, -7/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महत्तम समावर्तक 7 है, लघुत्तम समावर्तक 434 है। यदि उनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो इसका एक आप लोग याद रख लीजिएगा ट्रिक्स, या इसका एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। एचसीएफ गुना एलसीएम बाय फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। ठीक है, सेकंड नंबर। तो एचसीएफ क्या है आपके पास 7 है, एलसीएम कितना है 434 है। फर्स्ट इसमें संख्या आपका क्या है 14 है, सेकंड संख्या क्या है एक्स। ठीक है, इसको यहाँ से कटा दीजिए 2 से, यहाँ से आप कटा दीजिएगा 217, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 217। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे 7 से यहाँ उड़ाते 2 बार में, सीधे 2 से यहाँ उड़ाते, डायरेक्ट आपका उत्तर आ गया रहता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। इसको सिर्फ याद रखिएगा आप, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस सब क्वेश्चंस में एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे मान के चलिए एचसीएफ आपका दिया गया है, एलसीएम भी दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 88 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्याएं क्या है। तो ऐसा सब क्वेश्चंस में बस इसी सब रिलेटेड करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा है ना? हाँ, चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक्स का वैल्यू आप 2 रखिए और 5 + x 2x + 7 6x + 9
और समानुपात में है तो y का मान क्या होगा, ठीक है। और x यहाँ लिख लीजिए, x समानुपाती है, ठीक है। तो 5 + x क्या, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 रख देंगे तो 7, इसका वैल्यू आ जाएगा 11, तो 2 4 7 4 11, इसका वैल्यू रखते हैं तो 12 9 21, इसका वैल्यू x। इस समानुपात में मतलब कि ये दोनों का बेटा यदि कीजिएगा 21/x कीजिएगा, ये दोनों वैल्यू आपका बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, 7x बराबर 11 × 21, तो x का मान यहाँ से आप लोग का निकल जाएगा 3 यानी 33। क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो जो y का जो मान था, सॉरी y था मान, ये जो y जो मान था इसका मान 33 निकल के आया। यदि 33 आप रखते हैं तो सब संख्याएं समानुपात हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु कितना है ये आपको बताना है। समझ गए। तो ये क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा के लिए ये इस क्वेश्चन को हम इग्नोर कर रहे हैं, इसको लास्ट में क्वेश्चन करेंगे दोस्त। इसको हम बहुत अच्छे तरीका से विधि से आपको बताएंगे, हम समझे। ऑप्शन से भी बता देंगे, क्वेश्चन से भी बता देंगे, कहीं भी इस तरह प्रश्न में आपको परेशानी नहीं होगा। और हम इतने मानते हैं ये सब प्रश्न में मेरे दोस्त आप ऑप्शन का सहारा लीजिएगा ना, तुरंत आ जाएगा ऑप्शन का सहारा। इसको हम लास्ट में करेंगे। चलते हैं अभी फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ। एक्स और वाई किसी काम को 8 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिनों यानी अल्टरनेट जिसको बोलाता है, एक दिन छुड़ा के एक दिन, एकांतर दिनों में काम करते हैं जिसमें एक्स पहले दिन काम करता है, तो दोनों को समान काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। एक्स है, वाई है, तो एक्स कितने दिन में कंप्लीट, 8 दिन में। वाई कितने दिन में, वाई 12 दिन में। टोटल क्या, मैं कोई वर्क मान लेता हूँ जी, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या लेता हूँ मैं, तो एलसीएम क्या, ये 8 और 12 ऐसे एलसीएम निकालिएगा, ऐसे निकालिएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ऐसे नहीं निकालना। एलसीएम वो होता है बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ये दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 12। क्या मैं यहाँ 12 का मान रख दूँ, क्या ये 8 से और 12 से विभाज्य है, जी नहीं, 12 से तो है, 8 से नहीं है, यानी ये नहीं होगा। अब क्या रखे, तो इससे दुगुना कीजिए बड़ी वाली संख्या से, यानी 24। क्या 24 12 और 8 से दोनों से, जी हाँ 8 से है, तो यानी 100% का 24 एलसीएम आएगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि एक्स एक दिन में जो ये काम करेगा, ये 8 या 24 यानी 3 इकाई काम करेगा, ये बात मान गए आप। और वाई जो एक दिन में काम करेगा 12 दूनी 24 यानी 2 इकाई काम करेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों मिलकर एक दिन में दोनों मिलकर 5 इकाई काम करेगा, 5 इकाई काम करेगा कब, एक दिन में, ठीक है। टोटल काम आपके पास कितना है, 24 इकाई, 24 इकाई है। तो दोनों मिलकर क्या ये पूरी तरह कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5×5 = 25 होता है, यहाँ 24 है, यानी इससे हम कम लेंगे तो 5 चौक 20, ठीक है। यानी 4 दिन 20 इकाई गया, कितना बचा, 4 इकाई शेष काम बचा। लेकिन 4 दिन जो गया, 4 दिन दो मिलकर आदमी काम किया, यानी हम टोटल गुना करेंगे, यानी 8 डे हम बोल सकते हैं, 8 डे काम किया, टोटल शेष काम आपका 4 बचा है। इतना काम हो गया था, 20 काम हो गया था, 4×5 = 20, आपका टोटल काम 4 इकाई शेष बचा है। तो क्या ये 4 इकाई करने कौन आएगा, तो सबसे पहले एक्स काम कर रहा है, तो एक्स ही एंट्री मारेगा। तो एक्स एक दिन में कितना इकाई, 3 इकाई, तो ये 3 इकाई करके निकल लेगा एक दिन में। तो टोटल 9 दिन का काम हो गया, शेष काम कितना बचा, 1 इकाई। अब 1 इकाई काम कौन करेगा, अब सीधे वाई आएगा, क्योंकि एक्स का काम हो गया, अब वाई एंट्री मारेगा। तो वाई एक दिन में कितना, 2 इकाई, लेकिन यहाँ तो एक ही इकाई है, ये हाफे दिन में करके निकल जाएगा, यानी 9 दिन लगा था और ये हाफ दिन में करके निकल जाएगा वाई 2, ठीक है। ये हाफ दिन में करके निकल जाएगा, यानी 9.5 दिन बोल सकते हैं, 19/2 दिन में दोनों मिलकर काम एकांतर दिनों में खत्म कर देगा। समझ गए। ये प्रोसेस पूरा आप लोग को समझाने के लिए लगाए हैं, बाकी बात इतना टाइम लगता नहीं है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेंकट ने एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा। उसने मरम्मत पर क्रय मूल्य का 10% खर्च किया। उसने स्कूटर को 2200 रुपये में लाभ पर बेच दिया। 2200 रुपया लाभ पर बेचा है, ना कि ये विक्रय मूल्य है, ये ध्यान रखिएगा। यदि उसने 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया है, ये आपको बताना है। मरम्मत पर 750 खर्चा किया, या 1000 रुपया खर्चा किया, या 400 रुपया खर्चा किया, या 1200 रुपया खर्चा किया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य नहीं कुछ, तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य हम 100 रुपया में खरीदे, ये मान सकते हैं हम 100 रुपया में खरीदे। और उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य का 10% खर्चा किया था, ठीक है। उसके स्कूटर को 2200 रुपये में बेच दिया, उसको 20% का लाभ हुआ।
यानी कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य 120 होगा, तभी तो 20% लाभ होगा। यानी हम बोल सकते हैं विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। तो ये जो क्रय मूल्य 100 माने हैं दोस्त, तो ये क्रय मूल्य, ये ग्राहक के लिए, वेंकटेश के लिए सीपी, और इसमें मरम्मत जो हुआ, ये दोनों का क्रय मूल्य है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी ग्राहक कोई भी सामान कोई भी सेल करता है, यदि उसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्चा किया है तो वो एक्स्ट्रा पैसा ऐड करेगा। यदि वो एक्स्ट्रा पैसा ऐड नहीं करेगा तो उसको फायदा, प्रॉफिट ही नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा उसको, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए 100 मान लिए, इसमें सीपी और मरम्मत का 10% जो मरम्मत है, दोनों एक के हैं। इसको बाद में आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या ये स्कूटर 2200 में बेच रहा है? जी नहीं, 2200 रुपया फायदा हो रहा है। 100 रुपया में आप खरीदे, 120 रुपया में आप बेचे, फायदा कितना हो रहा है? 20 रुपया। 20 रुपया फायदा हो रहा है ना, 20% फायदा हो रहा है ना। 100% में देखिए 120% तो लाभ हुआ, 20% फायदा हुआ। तो फायदा 20% हुआ, लेकिन 2200 रुपया का फायदा हुआ। यदि ये मेरा यहाँ विक्रय मूल्य रहता, सेल प्राइस रहता, तो इसको सेल प्राइस में हम इक्वल कर देते, लेकिन ये सेल प्राइस है नहीं। इसका बोला जा रहा है लाभ इतना परसेंट है, तो 20% का वैल्यू निकल गया, तो 1% का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरे इसको कटा दीजिएगा, यानी 110, यानी हम बोल सकते हैं 1% का वैल्यू कितना निकल के आया? 110। क्या खोजा जा रहा है? मरम्मत। तो मरम्मत जानने के लिए पहले हमको क्रय मूल्य, मरम्मत और सीपी को ज्ञान होना चाहिए। तो 1% का वैल्यू 110 है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप बोल दीजिएगा 11,000 रुपया आ जाएगा ना, 11,000 रुपया। तो अब ये बोल रहा था क्रय मूल्य का सीपी का 10%, सीपी का 10% ये खर्चा कर रहा है, ठीक है। सीपी का 10% ये खर्चा कर रहा है इसमें। अब सीपी है, ठीक है, जिसमें वेंकटेश खरीदा था, इसमें मरम्मत जो खर्चा किया था, यानी सीपी प्लस मरम्मत, ये तो 11,000 है। इसका 10% खर्चा किया था, तो ये मूलधन 10,000 नहीं हो जाएगा? यदि 10,000 का 10% निकालते हैं, 1,000 को ऐड करेंगे, कह रहे हैं ये कॉमन साइंस है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 11/10 का वैल्यू बराबर कर सकते हैं, लेकिन उतना करने जाना नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ से देना है, यानी कि बोल सकते हैं इसका 10% 1,000 रुपया, ठीक है। 10% 1,000 रुपया ये मरम्मत पर खर्चा किया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शांति और कृति की वर्तमान आयु 7:3 के अनुपात में दिया गया। 5 साल बाद शांति की उम्र 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद कृति की आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो शांति है, कृति है, 7:3 के अनुपात में है, ये बात जान गए आप, ठीक है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, यदि 5 साल बाद शांति का उम्र, 5 साल बाद शांति का उम्र 40 साल है, 5 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, 5 साल बाद यदि उम्र 40 साल है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका वर्तमान उम्र कितना होगा? तो 5 घटा दीजिए इसका वर्तमान उम्र। अरे भाई, आज से 5 साल बाद शांति का उम्र 40 वर्ष होगा, तो आज उसका उम्र कितना होगा? तो 5 माइनस कीजिएगा, तभी तो उसका वर्तमान उम्र निकल के आएगा। तो वर्तमान उम्र कितना निकल के आया? 35। तो ये वर्तमान उम्र का रेशियो तो दिया गया है, बस इसका वैल्यू बराबर नहीं कर सकते हैं। तो किसका किसका पूछा गया? कृति की कितनी आयु है, लेकिन शांति का मेरा वर्तमान आयु निकल के आया, तो शांति का वर्तमान आयु कितनी है? 35। लेकिन रेशियो में है 7 के रेशियो वैल्यू 5 में, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 5, तो 5 दिया 15, यानी हम बोल सकते हैं वर्तमान कृति की जो वर्तमान आयु होगा वो 15 साल होगा। लेकिन 5 साल बाद कृति का आयु पूछा जा रहा है, तो 5 साल ऐड कर दीजिए, यानी 20 साल आपका उत्तर आ जाएगा, 20 साल। यानी कृति का 5 साल बाद जो उम्र होगा 20 साल होगा, और यदि यही पूछ देता शांति का 5 साल बाद उम्र क्या होता है, 40 साल होता है, वो तो निकाल ही लिया, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है, और वो 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद में 2 घंटे में तय की गई दूरी क्या कीजिए। देखिए, क्वेश्चंस करने का मतलब क्या है कि 80 किलोमीटर दूरी चला एक आदमी, 3 घंटे समय लिया, ठीक है, और वो 2 घंटे और दूरी तय किया एक्स्ट्रा, लेकिन उसका दूरी का वैल्यू नहीं दिया गया, लेकिन ये बोला गया कि 2 घंटा और एक्स्ट्रा दूरी तय किया है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत दूरी, क्या पहले वाला भी 80 किलोमीटर भी और जो बाद में 2 किलोमीटर चला होगा उसका भी, टोटल के लिए औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद में जो 2 घंटा दूरी तय किया था उसका दूरी कितना है ये आपको बताना। तो हम जानते हैं औसत चाल जो होता है मेरे भाई, औसत चाल होता है कुल दूरी बेटे कुल समय, कुल दूरी बेटे कुल समय। तो औसत चाल आपके समय क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना स्पीड से ये गाड़ी चला रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। औसत दूरी,
तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी को हम निकाल लेते हैं। कुल दूरी, कुल समय कितना लगा है, पहले 3 घंटे चला है, पहले 3 घंटे और बाद में 2 घंटे, यानी टोटल 5 घंटे आवर्स ये करेगा। तो यहाँ से मेरा कुल दूरी निकल के चले आया। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, 150 किलोमीटर। तो ये 5 घंटा में चली गई कुल दूरी है। लेकिन ये साफ साफ बोल रहा है कि 3 घंटा में जो चला था ये 80 किलोमीटर चला था, 3 घंटा में ये 80 किलोमीटर चला था। तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट 2 घंटा में चला होगा 70 किलोमीटर चला होगा, सिंपल है। लास्ट 2 घंटा में जो दूरी तय किया वो 70 किलोमीटर चला। ठीक है, बस सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, औसत चाल कुल दूरी बेटे कुल समय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां नंबर प्रश्न था, टाइपिंग नहीं कर पाए थे। इसका दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इसमें दो प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करवा रहे हैं, ठीक है, नहीं हो पाया। ये है दो दूरी है, इसमें ये प्रतिच्छेद कर रहा है, सॉरी, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। वैल्यू इसका x दिया गया है, इसका आपका 60 दिया गया है, इसका आपका कितना दिया गया है, 105 डिग्री दिया गया है, इसका वैल्यू x निकल गया। तो हम जानते हैं एक सीधी रेखा में कोण जो निर्माण होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि ये भी बोल सकते हैं ये 180 डिग्री होता है, यानी 60 ऑलरेडी दिया है, यानी हम बोल सकते हैं 120 डिग्री आपका ये निकल के आ गया, ये हुआ है, ठीक है। यदि ये 105 है, 180 पुराने के लिए इसको 75 करना पड़ेगा, तो ये कोण बराबर होगा 75, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 120। तो आपसे वैल्यू पूछा गया था 2x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 2x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना। तो क्या 2x, x का वैल्यू 75, 75 दूनी 150 प्लस वाई का वैल्यू 120 निकल का है, यानी बोल सकते हैं 270 डिग्री आंसर है, 270 डिग्री इज करेक्ट आंसर। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस बी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों का योग 9 है तो b का मान क्या होगा। तो मूलों का योग आप लोग को बता दिए थे हम पिछले क्वेश्चंस पे, मूलों का योग माइनस बी बेटे ये होता है, ठीक है। तो माइनस बी, बी है प्लस में तो माइनस होगा, माइनस ये कितना है 5, इसका वैल्यू दिया गया है 9। तो क्या ये -5 का वैल्यू -45 नहीं हो जाएगा, सॉरी 45 हो जाएगा, तो यानी बी का वैल्यू -45 आप लिख सकते हैं, यानी -45 करेक्ट आंसर। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक दुकानदार एक किताब 14% हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपया की वृद्धि की जाती तो 6% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो नहीं कुछ तो क्रय मूल्य हम नहीं कुछ समझिए, तो क्रय मूल्य 100 मान लीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत कंपेयर करने में आपको आसानी होता है, चाहे वो प्रॉफिट निकालना हो, लॉस निकालना हो, या मार्क प्राइस अंकित मूल्य निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, डिस्काउंट निकालना हो, 100 मान लीजिए, इजिली आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो मान लिया हम वस्तु 100 रुपया में खरीदे, तो पहले इसका विक्रय मूल्य जो हुआ था मेरे भाई, विक्रय मूल्य इसका 14% हानि पर बेचा था। यदि हम 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदे और उसमें बोल रहा है कि आप 14% इसमें लॉस ही कर दिए, हानि कर दिए, घाटा लग गया, यानी हम बोल सकते हैं कि 100 रुपया जो वस्तु खरीदे 86 रुपया में यदि हम बेचेंगे तो वस्तु 14% लॉस हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, 100 रुपया हम खरीदे और 86 रुपया में ही बेचे, 14 रुपया तो नुकसान में है आप, तो वही तो बोल रहा है 14% लॉस में है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यदि ये विक्रय मूल्य में 100 रुपया की वृद्धि कर देता तो इसको 106% का लाभ हो जाता, यानी 100 वस्तु को 106 रुपया में बिक जाता। तो ये 106 रुपया में बिकता कब, जब वो 100 बढ़ा के बेचता। पहले मान के चलिए 100 खरीदे थे, 86 में बेच रहा था, अब हम उसका वैल्यू 100 रुपया और हम इंक्रीज कर दिए थे, जिससे इसका परिणाम क्या हुआ, 100 रुपया बढ़ाने पे इसका परिणाम ये हुआ कि 14% जो हानि पर बेच रहे थे अब 6% लाभ पे जा रहा है। तो ये जो मेरा 100 रुपया का जो अंतर हुआ, क्या ये मेरा इसका अंतर के बराबर नहीं हो जाएगा 100। अरे भाई 86 रुपया में जा रहा था, ये तो लॉस में जा रहा था, 106% पे अब जा रहा है, किसके वजह से जा रहा है, 100 रुपया के वजह से जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 100 रुपया 20% के वैल्यू के बराबर है मेरा, समझ गए। तो एक का वैल्यू यहाँ 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं 20 पंचे 100। तो आपका क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपका क्या माने थे 100, तो बस 100 से गुना कर दीजिए आप, कितना आ गया 500, यही आपका उत्तर आ जाएगा 500। क्या दिक्कत है बताइए।
कोई दिक्कत नहीं है, हानि पर से है, हानि पर दिए, प्रॉफिट दिए, 100 रुपया बढ़ा के दिया, उसके बराबर कर दिए, यानी हाँ कि बोल सकते हैं कि 20% वैल्यू बढ़ा तो वो 100 रुपया के चलते बढ़ा 20%। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक आदमी 100 मिनट में 20 मीटर पर मिनट की गति से और 50 मिनट तक 70 मीटर पर मिनट की गति से यात्रा करता है, उसकी औसत चाल क्या होगा? ये औसत चाल शिफ्ट थर्ड 17 अगस्त 2022 शिफ्ट थर्ड में पूछे गए दूसरा क्वेश्चन एवरेज का। तो औसत चाल आप लोग पहले भी बताए थे पहले क्वेश्चन पे, औसत चाल गुरु कुल दूरी बेटे कुल समय हो जाता है, कुल समय हो जाता है। ठीक है, हम मान लिए कुल दूरी बेटे कुल समय। तो क्या कुल दूरी कितना है? कुल दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। अरे आप जानते हैं ना, दूरी निकालना है तो चाल कितना चला और समय कितना लगा, दोनों को गुना कर दीजिए, दूरी के इक्वल आ जाएगा। तो पहले चाल क्या था? तो 20 मीटर पर मिनट था। कितना समय लगा था? 100, यानी पहला दूरी तो मेरा निकल के रेडी हो गया। अब दूसरे दूरी पे जाते हैं तो इसको पहुंचने में 50 मिनट लग रहा है, लेकिन चाल इसका क्या है? 70 मीटर पर मिनट है, यानी दूसरा दूरी भी चल गया, यहाँ मान गए। टोटल समय, समय कितना लगा? पहले जाने में 100 मिनट लगता था, अब 50 मिनट लग रहा है, यानी हम बोल सकते हैं टोटल 150 मिनट समय लग रहा है। जैसे यहाँ से आपका औसत चाल निकल गया, निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2000। अरे हो जाएगा ना 2000। ये कितना हो जाएगा? 3500। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 5500 अपॉन 150? यही मेरा औसत चाल है, यही मेरा औसत चाल है। तो यहाँ से आप कटा दीजिए 110 बेटे 3। क्या मीटर पर मिनट में आंसर आएगा, क्योंकि मात्रा चेंज नहीं हुआ तो हम मात्रा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, वैल्यू सिर्फ आपको पुट करना था और बाकी बात बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स का वैल्यू आपका 3 पुट करना है, वाई का वैल्यू 2 पुट करना है। तो एक्स का वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ 9 हो जाएगा स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करते हैं 4 हो जाएगा, बस सेम माइनस है तो इसको माइनस करना है, उसमें वैल्यू पुट करना नहीं है। 13 बटे 5 आपका इसको सिंपल फॉर्म में आंसर आ गया, 13 बटे 5 बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। राम की आयु 55 साल है और सोम की आयु 25 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? तो राम की आयु सोम की आयु हम लिख लेते हैं 55 साल और 25 साल है। तो कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु, कितने वर्ष हम यहाँ माइनस कर दे, कितने साल पहले, जो इसका उत्तर आएगा इसके उत्तर से 3 गुना होगा, ये आपको बताना। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, लॉन्ग प्रोसेस भी करते, लेकिन हम आपको ऑप्शन से बताते हैं कितना जल्दी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि पहला ऑप्शन 7 है तो हमको 7 रखना पड़ेगा, ये बात मानते हैं आप, पहले 7 ऑप्शन रखते हैं। यदि 7 साल पहले हम देखें तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 48। इसको 7 साल पहले देखें तो ये 48। क्या ये 7 साल पहले 3 गुना है? अरे 3 गुना राम की आयु से सोम की आयु से 3 गुना है 7 वर्ष पहले, तो 3 गुना है ही नहीं, 3 गुना से भी कम है, यानी ये 7 उत्तर हो ही नहीं सकता है। चलते हैं अब अगले ऑप्शन पे। अब अगला ऑप्शन 10 रखते हैं। यदि 10 साल पहले हम इसके 10 साल पहले जाए तो 10 साल पहले राम की आयु 45 साल हुआ होगा, और 10 साल पहले सोम की आयु कितनी हुई होगी? 15 साल। क्या ये इसका आयु का 3 गुना है? तो हाँ 110% 3 गुना है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस प्रूव्ड करना है इसमें आपको, ऑप्शन में रखने का मतलब है क्वेश्चंस में जो आपका दिया गया है उसको आपको वैल्यू बराबर प्रूव्ड करना कि हाँ ये हकीकत आपका आंसर आपका यही होगा। समझ गए? कहीं कोई परेशानी नहीं? चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा जिसका भुजा दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यानी भुजा हम मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर, मान क्या लेते हैं? भुजा दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3a²/4। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो √3 भुजा दिया गया कितना? 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196/4। यहाँ से आप कटा सकते हैं 49, यानी 49√3 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन इज करेक्ट नंबर ए। समझ गए? यदि आपको एग्जामिनर
यदि मान के चलिए यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, जैसे मान के चलिए यहाँ सेकंड नंबर में भी आपका सेकंड नंबर 49√3 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और दूसरा ऑप्शन में 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो आप किसको ट्रिक कीजिएगा? तो स्क्वायर को, क्योंकि एरिया को जब भी मापा जाता है क्षेत्रफल को स्क्वायर में जाएगा, वर्ग स्क्वायर में। सेंटीमीटर ये आयतन का आपका मात्रा होता है, ठीक है। तो इस मात्रा पे बहुत बड़ा ध्यान रखना है। और ग्रुप डी में साइंस भी क्वेश्चन है, साइंस में मात्रा का बहुत बड़ा रोल रहता है, वो तो आप देखे होंगे यदि एग्जाम दिए होंगे तो, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपया का इन्वेस्ट करता है, यानी निवेश करता है। तो 6 साल बाद उसकी कितनी राशि प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। कितनी राशि प्राप्त होगा, यानी बोलने का मतलब है कितना मिश्र धन प्राप्त होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या रेट हम मान सकते हैं 7.5% रेट है। टाइम आप लोग के सामने दिया गया है 6 साल। या मैं बोल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं रेट और टाइम का गुणनफल होता है, तो गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 45, यानी 45% इसका सिंपल इंटरेस्ट। ये साधारण ब्याज हुआ, समझ रहे हैं। साधारण ब्याज में और जितना मूलधन आप लगाए थे यदि जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। ये आपका ब्याज है, 45% जो लग रहा है ये ब्याज है, साधारण ब्याज है ये, ठीक है। तो मेरे पास मूलधन कितना था 75,000, 75,000 था ना, तो इसका 45% आप निकाल लीजिए। 45% कितना निकल जाएगा, तो बोल दीजिएगा 33,750 गुरुजी निकल रहा है, ठीक है। तो क्या आपसे ब्याज पूछा गया है? ब्याज कहीं जिक्र नहीं है, तो आपसे पूछा गया है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो आपका मिश्र धन सामने रेडी है, तो ये आपका मिश्र धन हो गया, समझ सकते हैं। अब थोड़ा यदि ज़्यादा आईक्यू लेवल लगाए मेरे दोस्त, तो यदि सिंपल इंटरेस्ट 45% है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मिश्र धन जो हो जाएगा वो सीधे 145% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 145%? क्योंकि 100% हम एनी टाइम मूलधन को मानते हैं, और 45% ये मेरा इंटरेस्ट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल 145%, यानी 75,000 का टोटल आप 145% निकाल दीजिएगा, डायरेक्ट आपका इतना उत्तर आ जाएगा, समझ गए। ये रहा आपका उत्तर। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते थे, या ब्याज निकल यहाँ से ये हुआ कि आप डायरेक्ट ब्याज भी बता सकते हैं, हाँ ब्याज ऐसा हुआ आपका, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, इस पर कुछ नहीं करना है। 16 है, ठीक है। बार किस पे है? 6 पे है। किस पे नहीं है? 1 पे नहीं है, तो 1 को माइनस कर देना, नहीं है इसको हटा देना, ठीक है। किस पे बार है? 1 पे बार है, तो एगो 9 देना है। किस पे नहीं है? एगो पे नहीं है, एगो पे नहीं देना है। यानी यहाँ से आ जाएगा आपका 15/90। इसी तरह इसका प्रोसेस कीजिएगा 15 में, तो 1 माइनस हो जाएगा 14/90। इसी तरह कीजिएगा 12/90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 90 आपको एलसीएम ले लेना है, तो 15 यानी 26 हो गया, माइनस 12 हो गया, तो कितना आ गया आपका? तो माफ कीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती हुआ ना है, 9 29 हो गया, यानी यहाँ आपका हो जाएगा 17/90 इज करेक्ट आंसर, 17/90। देखिए दोस्त, इतना यदि ये संख्याएं ये बार बार यदि 2 पे पावर है ना, इसका मतलब है ये 16 16 16 16 रिपीट कर रहा है। यदि मान के चलिए 16 पावर ये सिर्फ 6 पे पावर है, तो मतलब 6 6 6 से ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम इसके पावर बार लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो रिपीट करना, मान के चलिए कोई भी संख्या 1000 रिपीट कर रहा है, तो उसको थोड़ी दर्शा सकते हैं आप पेन में, किताब में, या कहीं भी थोड़ी दर्शा सकते हैं। उस पर बार लगा दीजिए, उसका मतलब हुआ कि ये संख्याएं रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये नियम है, आपको जानना हो। चलते हैं आज का 19वां नंबर क्वेश्चन। 2 और 4 दोनों से विभाज्य होने वाली दो अंकीय संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बोला जा रहा है 2 और 4 से दो अंकीय संख्याएं कितना है, जो 2 और 4 से दोनों से विभाज्य हो जाएगा। वो ये बात ध्यान रखना है, वो संख्याएं नहीं 1 अंक की होनी चाहिए, नहीं 3 अंक की होनी चाहिए, मात्र 2 अंक की संख्याएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 अंकीय संख्याएं तक में कितने और 2 और 4 से विभाज्य हो सकती है। तो इतना हम जानते हैं कि जो भी संख्याएं 4 से विभाज्य होगा वो 110% 2 से विभाज्य होगा। तो 2 को ना लेके हम 4 को लेके चलते हैं। तो कितनी संख्याएं, 2 अंकीय संख्याएं, कितनी ऐसी संख्याएं जो 99 से नीचे 4 से विभाज्य है? तो आप बोल दीजिएगा 4 दूनी 8 हो गया, 1 और 4 पंचे 20 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 99 तक में, 1 से लेकर 99 तक में 24 संख्याएं ऐसा है जो 2 और 4 से विभाज्य होगा।
क्या ये टोटल 2 अंकीय संख्या? नहीं, इसमें एक अंकीय भी संख्या है। तो वो कितने संख्याएं हैं? तो एक अंकीय संख्याएं जो है, मान लीजिए 9, इसके नीचे कितने विभाज्य? 4 से। तो 4 दूनी 8, इससे कम लेंगे, यानी 2 संख्याएं ऐसा एक अंक की संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है। तो वो संख्याएं कौन है? 4 और 8, है ना। ये 2 संख्याएं, एक अंक की संख्या ऐसा है जो 4 और 2 दोनों से विभाज्य है। इसीलिए ये संख्याएं हम 2 संख्याएं को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अंकीय संख्याएं, टोटल 24 संख्याएं 100 के नीचे था, जो 2 अंक की संख्या 2 और 4 से विभाज्य हो रहा था, जिसमें कि 2 ऐसी संख्याएं हैं जो एक अंक की संख्याएं। हमको एक अंक की संख्याओं को इग्नोर करना है, हमको सिर्फ 2 अंक की संख्या निकालना है। यानी कि टोटल 24 में यदि हम एक अंक की संख्या माइनस कर देंगे, यानी टोटल हम बोल सकते हैं कि 22 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 4 से विभाज्य 100% होगा। 22 ही संख्याएं आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। यदि वहाँ 3 अंक पूछता, 3 अंकीय पूछता, तो डायरेक्ट ट्रिपल जीरो, ट्रिपल लाइन देते उससे नीचे, और इससे देते 100 के नीचे 2 अंक की संख्या को घटाते, ट्रिपल अंक निकल जाता, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, मैंने क्वेश्चन एक और बार करवा दिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 18.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आयाम वाले एक घनाभ के पूरे भाग को पेंट करना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। एक कमरा है मान के चलिए आप जिस रूम में अभी रह रहे हैं वो एक कमरा है। उसका लेंथ दिया गया है आपका कितना? 18.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इमेजिन कीजिएगा। और चौड़ाई जो दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऊंचाई जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये तो बात मान लिए। तो ये घना पूरे भाग को पेंट करना है, चारों साइड, एक रूम को चारों साइड में पेंट करना है हमको। तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? आप मान के चलिए पेंट, कोई भी दीवार को पेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पेंट करने के लिए आप दुकान के पास जा रहे हैं, दुकानदार के पास गए, उसको बोले भाई साहब हमको पेंट करना है, तो एक काम कर दीजिए, हमको पेंट दे दीजिए, हम पेंट करेंगे। तो दुकानदार एक ही बात पूछेगा कि आखिर एरिया क्या है आपका? आप एरिया बताइएगा तभी तो उसका क्वांटिटी दे पाएंगे कि हाँ इस एरिया में आपका हो जाएगा। तो आप एरिया कैसे निकालिएगा? मैथ वैसा है मेरे दोस्त, मैथ लाइव जीवन में बहुत काम आता है। आपके घर में टाइल्स लगाना है, तो कितने टाइल्स लगेगा, ये भी मैथ का कैलकुलेशन। हमको घर में पेंट करना है, जैसे एक रूम में पेंट करना है, तो पेंट करने वाला पेंट जितना करेंगे हम एक रूम में, इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप रूम का लंबाई ज्ञात करना होगा, फिर चौड़ाई ज्ञात करना होगा, फिर रूम का ऊंचाई कितना है। यदि हम ये एरिया निकाल देते हैं, तो मेरा, हम दुकानदार को जाके बोल देंगे कि हाँ भाई साहब मेरा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरा रूम है, तो आप एक काम कीजिए, इतना एरिया निकल के आ रहा है, तो वो अपने आप को दे देगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो कहीं ना कहीं कुल एरिया पूछा जा रहा है। तो घनाभ का कुल एरिया जो होता है मेरे भाई, 2 × LB + BH + LH, यही तो मेरा कुल क्षेत्रफल हो गया घनाभ का, या मेरे रूम का कुल क्षेत्रफल तो मेरा यही हुआ, 2 × LB + BH + LH। बस वैल्यू आपको पुट कर देना है। 2 × कितना हो गया 18.5 और गुना 12.5, प्लस इसको डायरेक्ट 12.5 गुना 10, डायरेक्ट इसको 125 हम लिख सकते हैं, और इसको 185 LH लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको गुणनफल कीजिएगा, 231.25 निकल के आएगा, फिर 125 और 185, और गुना इसको इस 2 पे चले जाएगा। तो इसका आप कीजिएगा तो 2 गुना, इसका उत्तर आ जाएगा 541.25, इसको आप गुना कर दीजिएगा, 1082.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि मेरा रूम का एरिया जो है 1082.5, इतना एरिया है जो हमको पेंट करना है। बस यही आपको एरिया बता देना है, आपको पेंट कितना लगेगा वो पेंट क्वांटिटी के हिसाब से दे देगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, टोटल एरिया निकालना था, टोटल एरिया निकाल करके एरिया दे देना था। अब यदि ये क्वेश्चन में ये पूछता कि प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर में 90 रुपया खर्चा आ रहा है, तो टोटल इतना हमको पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, तो टोटल उस रुपया से आपको एरिया में गुना कर देना, टोटल आपका खर्चा आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न पेन उठाने लायक नहीं है, ये पेन ये प्रश्न आप मुझ से भी कर सकते हैं। क्यों ऐसे कर सकते हैं आइए बताते हैं। ए बी है, यहाँ बी सी है, कॉमन दोनों में एक चीज तो आ रहा है, बी बी कॉमन। तो सबसे पहले आप ये देखिए जो जो कॉमन आ रहा है क्या उसका अनुपात बराबर है?
तो बी का अनुपात 3, यहाँ बी का अनुपात 3, हाँ बराबर है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ए बी सी का मान रख देना, 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है। तो आपका 2 3 4 सीधे अंदर 2 3 4 आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। हाँ, यदि आपका रेशियो बराबर नहीं रहता, जैसे मान के चलिए ए बी का अनुपात दिया रहता है 2:4 और बी सी का अनुपात दिया रहता है 2:3, ये तो बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दूसरी बी को 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2:4 और 4:3, यानी कि जो वैल्यू सेम आ रहा है ये दोनों वैल्यू आपको बराबर करना होगा किसी भी हालत पे। तो यहाँ से आपका आ गया 2:4:3। बस इसी प्रकार है, यहाँ तो सेम बराबर वैल्यू था, तो कुछ हमको करने की भी जरूरत नहीं पड़ा। तो ये सब ध्यान क्यों बोलते हैं, बार बार आप लोग को बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ के बनाया करो, क्यों, यही सब कारण। आपको आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाएगा, आप ए बी लिखिएगा, 2 3 2 3 2 3 इस तरह करते रहिएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा उसका आंसर। अब एक मिनट 2 मिनट 4 मिनट एक क्वेश्चन में दे दीजिएगा, अगला क्वेश्चन छूट जाएगा, बोल दीजिएगा 2 नंबर के लिए छूट गया। तो ये सब नहीं करना है, क्वेश्चंस को पूरी तरह पढ़ना और समझना है, मैथ को समझ के बनाना, रट्टा नहीं मारना। मैथ में यदि आप रट रहे हैं तो आपका कहीं गुजर नहीं है, मैथ को रटना नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 22 नंबर प्रश्न, यदि थीटा का मान न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात करना होगा आपको। दिया गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए। समझ गए। तो आप एक फॉर्मूला भली भांति जानते होंगे कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, ये बात मान रहे थे, ठीक है। और साइन सॉरी और टेन थीटा जो होता है मेरे भाई, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बेटे कॉस थीटा होता है। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉट थीटा जैसे ये उल्टा लिखेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ गए आप, समझ गए ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका हम वैल्यू लेके चलते हैं, क्या था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ साफ साफ दर्शाया गया 1/sin थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या ये स्क्वायर पे है, जी स्क्वायर है, इसी का तो वैल्यू हम डिनोट करके लिखेंगे भाई। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉमन लेना है, 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ स्क्वायर। क्या इसका वैल्यू इसके बराबर है, क्या इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो जी है। बाकी इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात तो बराबर है, हम तो फॉर्मूला पे तोड़ दिए इसको, ठीक है। यहाँ से आगे इसका वैल्यू तो साफ साफ प्रश्न में दिया गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए। किसका वैल्यू बराबर, इसके वैल्यू के बराबर है, तो इसका वैल्यू आपको बराबर कर देना, ठीक है। समझ गए, कहीं कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ 2 है, स्क्वायर है, इसका मतलब 2 है, तो एक से एक आपका उड़ जाएगा, तो यानी एक बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर दे दीजिए। अब बेटे नीचे तो साइन स्क्वायर थीटा तो आएगा ही बेटे 1/, समझ गए। और आप ये भी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से यदि आप इसका वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ से रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए, समझ गए ना। 1 माइनस यदि कॉस स्क्वायर थीटा हम यहाँ रखेंगे मेरे भाई, तो ये मेरा स्क्वायर पे है, यदि हम इसको परिमेय करेंगे तो ये मेरा 1 माइनस कॉस थीटा बेटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 आ जाएगा। समझ गए। और यहाँ से यदि ये परिमेय आप नहीं करते हैं तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं, या वो साइन स्क्वायर थीटा क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस, ये स्क्वायर नहीं चला, स्क्वायर कट गया ना 1 से यहाँ पे, ठीक है। एक एक ये एक ही आ जाएगा यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। अब बेटे बेटे बोलते नहीं हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 हो जाए। समझ गए। तो आपसे क्या वैल्यू पूछा क्या वैल्यू पूछा गया था, ए का वैल्यू क्या होगा,
ए का वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा होगा, ए का वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा होगा। समझ गए? तो कुछ मत करना है, ये आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला आपको बता गए, इस फार्मूला पे आप लोग बैठा के निकाल लेना, ये फार्मूला का खेल है। समझ गए? ठीक है। ये क्वेश्चंस और आगे 18 अगस्त जो होने वाले उसमें भी दिया गया, उसमें हम बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे इसको दूसरी विधि से। ठीक है, ये आपको लॉन्ग जो प्रोसेस है उसके विधि से बता दिया, वहाँ डायरेक्ट थीटा मान रख के आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ए एक साड़ी को 11 दिन में, ध्यान से सुनिएगा, ए एक साड़ी को बहुत सारे स्टूडेंट, इसमें हम देखें कि टोटल 1 लाख टोटल 1 लाख कुल स्टूडेंट टेस्ट दिए थे, इसमें मात्र जो है 7% या 8% ही करेक्ट आंसर गया था इसका। आखिर क्या है क्वेश्चन पे हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज परिवर्तन किया गया, यही लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या था प्रश्न में, डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में रंग सकता है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ए एक साड़ी 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में रंग सकता है। क्या मैं एक टोटल साड़ी का एक बंडल बना लेता हूँ, क्या इतना हमको टोटल साड़ी रंगना है, इतना टोटल मेरे पास साड़ी है, कुछ तो मानना होगा मेरे भाई। टोटल जब तक आप नहीं मानिएगा टोटल साड़ी कितना है, तो फिर कंपेयर आप कैसे कीजिएगा? टोटल साड़ी मानना पड़ेगा, तो टोटल साड़ी मानने के लिए आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आपको हम बताए थे, जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्याएं को यहाँ रखना है। क्या ये बड़ी संख्याएं तीनों से कट रहा है? 55 तीनों से कट रहा है? कभी नहीं। इसका दुगुना लेंगे, दुगुना कट रहा है? नहीं। 3 गुना? कभी नहीं। 4 गुना? देख लेते हैं, 220, तो हाँ 4 गुना सबसे कट रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल मेरे पास साड़ी जो है, टोटल साड़ी इतना, टोटल साड़ी इतना पेंट करना है। ए 11 दिन में कंप्लीट कर देगा, बी 20 दिन में कंप्लीट कर देगा, सी 55 दिन में रख के कंप्लीट कर देगा। तो ए एक दिन में कितने कार्य करेगा, ये एक दिन में कितने साड़ी पेंट करेगा? तो यानी इससे डिवाइड कीजिएगा, यानी बोल दीजिएगा ये एक दिन में 20 साड़ी पेंट करेगा। समझ गए? बी एक दिन में कितने साड़ी पेंट करेगा, तो बी 20 दिन में टोटल करता था, टोटल 20 था, यानी बोल सकते हैं 11 एक दिन में पेंट करेगा साड़ी। ठीक है, सी एक दिन में कितने पेंट करेगा, 55, तो यानी 4 दिन में सी करेगा। समझ गए? 4 दिन में सी करेगा। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं ए एक दिन में 20 साड़ी पेंट कर रहा है, बी एक दिन में 11 साड़ी पेंट कर रहा है, सी एक दिन में 4 साड़ी पेंट कर रहा है। कहीं कोई परेशानी है? नहीं। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक विषम हाँ, प्रत्येक विषम वाले दिन ए को बी द्वारा और प्रत्येक सम वाले दिन सी द्वारा सहायता प्राप्त करता है। यानी कि एक पहला दिन जो करेगा, ये तो विषम तो है पहला दिन, तो विषम दिन में ए को बी सहायता प्राप्त करता है, और सम वाले दिन यानी दूसरा दिन जो है, ये तो सम है मेरे भाई, तो ये सी द्वारा कर रहा था। क्या हम बोल सकते हैं कि 2 दिन में टोटल जो काम करेगा ए बी प्लस ए सी के बराबर हो जाएगा, दोनों ऐड करके। तो पहला दिन जो मेरा काम होगा, पहला दिन ए भी आएगा, तो ए एक दिन में 20 और दूसरे दिन में 11, यानी एक दिन में मेरा टोटल 31 काम हो गया। ठीक है, दूसरा दिन बी गायब हो जाएगा, यानी ए तो रहेगा 20, बी गायब हो जाएगा, सी जुट जाएगा, यानी 24, टोटल 24। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 दिन में टोटल कितना साड़ी का पेंट हो गया, 55 साड़ी पेंट हो गया, 55 साड़ी पेंट हो गया 2 दिन में। तो टोटल कितना साड़ी पेंट करना है, 220 साड़ी पेंट करना है। कितना गुना है, पहले के मुकाबले 4 गुना है, तो दिन भी 4 गुना लगेगा, यानी 8 दिन में आपका कंप्लीट हो जाए। 8 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? बस कुछ नहीं था, भाषा चेंज था यहाँ, ये साफ साफ ये नहीं बोला जा रहा है कि बी को हम क्लोज कर रहे हैं, बी बंद हो रहा है, सिर्फ भाषा में चेंज कर रहा है कि बी इसके साथ और सम वाले दिन सी साथ, क्योंकि बी यदि विषम दिन जा रहा है तो बी सम दिन नहीं जा सकता, बस लॉजिक यही था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2 पे पावर एक्स ये दिए गए हैं घात, इसको बताना है, तो हम जानते हैं ए पे पावर एन एम गुना ए पे पावर एम यदि हो, तो ए पे पावर एम प्लस एन हो जाता है। ये तभी होता है जब बेस समान, तो बेस समान कर दीजिए आप। 2 पे पावर एक्स गुना 4 पे पावर 12 को हम बेस समान करने क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा इस पे 12, यानी 12 दूनी, यदि ब्रैकेट है तो इसको गुणनफल हो जाएगा, 12 दूनी 24 बोल सकते हैं, 2 पे पावर 24। इसी तरह करते हैं तो इसको, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा क्यू। ठीक है, और इस पे 3 हो जाएगा, यानी 3 3 9, 2 पे पावर 9 हो जाएगा। इसी तरह इसको करते हैं तो 2 पे पावर 4 हो जाता है आपका 16, और 11 इस पे पावर। ठीक है, तो टोटल इसको ऐड कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 33,
बराबर 2+44। ब्रैकेट है, गुणनफल हो जाएगा, बेस समान है तो बेस को हटा दीजिए आप, तो x बराबर आपका 11 निकल के आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 11, यानी 2 पे पावर 11 हम यदि रख दे, 4 पे पावर 12 रख दे, 8 पे पावर 3 रख दे, तो ये वैल्यू तीनों मिलकर जो कैलकुलेट करके बनेगा वो 16 पे पावर 11 आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों आज आपका यही प्रश्न था, आपका जो एक प्रश्न छूट गया था, अभी वीडियो थोड़ा खास लंबा होते जा रहा है। ठीक है, तो वो प्रश्न को हम अगले क्वेश्चन अगले सेशन में मैनेज कर देंगे, तो आप लोग घबराना नहीं है। और यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाके जा सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल पे मैथ मैजिक क्लासेस आप सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आपका MN क्लासेस आ जाएगा लोगो, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। और जितना भी पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, डायरेक्ट सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है, समझ गए। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। यदि आप लोग को सेशन पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग करते नहीं है, लाइक कर दीजिएगा। और जो भी न्यू बच्चे हो, बार बार आपको बता रहे हैं, जो भी न्यू बच्चे हो उसके पास आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो क्लास लेगा तब उसको पता चल जाएगा कि हाँ TCS का आखिर क्या पैटर्न रहने वाला है ग्रुप डी के खिलाफ, और क्या पैटर्न रहता है इसका, ये मालूम पड़ जाएगा, सिलेबस मालूम पड़ जाएगा, तो वो उस बच्चे के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ईजी हो जाता है। क्योंकि देखिए दोस्त, आप कोई भी चीज़ का आगे एग्जाम दे रहे हैं, आपका कोई भी आगे एग्जाम है, आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन मैथ में ही है। मैथ मैथ में तो बहुत सिलेबस है, नंबर सिस्टम से लेकर मेंसुरेशन एडवांस तक आपका है, तो कहाँ से प्रश्न आएंगे, मैथ में तो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये लॉजिक आपको PYQ से ही देखने मिलेगा, क्योंकि PYQ से थोड़ा सा चेंज, आपका भाषा चेंज हो जाता है और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करता है। और ग्रुप डी में जो 2022 में जो एग्जाम था उसका क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल NTPC में जो हुए थे, ग्रेजुएट लेवल में भी देखने मिले, 12th लेवल में भी देखने मिले, जहाँ तक कि एनालिसिस किए हैं 12th लेवल में भी देखने मिले। इसीलिए हम बोलते हैं ग्रुप डी का मैथ आप लोग कंप्लीट कीजिए, आपका टोटल कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। आप अभी तक आप लोग चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन ऑल के बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हो सके हम जितना भी कोई भी रिलेटेड वीडियो बनाए वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। ठीक है, और यहाँ तक आप लोग पता है दोस्त, एस एस सी जी डी का पीटी आपका शेड्यूल जारी हो चुका है, तो आप लोग फिजिकल देने जाइए, आप लोग तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, और जहाँ तक होता है पीटी ऊटी कंप्लीट कीजिए और अपना जॉब लीजिए। ठीक है, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं मैथ में तो डायरेक्ट आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको मैथ में कोई परेशानी नहीं होगा। जो भी होता है आपको PYQ अच्छा से अच्छा जो एडवांस लेवल का है वो हम आपको मात्र 2 सेकंड में, 3 मिनट में, 1 मिनट में हम आपको कर देते हैं, वो तो आपने वीडियो देखा ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए आज इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। जय हिंद।